हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी क्लासेस चैनल। मैं हूं ओम प्रकाश। आज मैं फिर आपके समक्ष कॉमन एयर से जुड़े कुछ सवालों को लेकर आया हूं। मैं आपको एक बार फिर जिक्र कर रहा हूं कि ये जो कॉमन एयर से जुड़े सवाल हैं ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक माने जाते हैं और इससे जुड़े सवाल परीक्षार्थियों के लिए सबसे बड़े परेशानी का सबक बना रहता है। क्योंकि कॉमन एयर से जुड़े सवालों को तभी हम हल कर सकते हैं जबकि हमें ग्रामर के बेसिक रूल्स की जानकारी हो। आज मैं फिर आपके समक्ष कुछ ऐसे ही सवालों को पेश कर रहा हूं और उन सवालों को मैं एक्सप्लेन करूंगा और तमाम रूल्स की जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। जब हम कॉमन एरर्स के सवाल को हल करते हैं तो हर स्टेज में यानी कि हर ब्लॉक में हमें एरर को डिटेक्ट करना पड़ता है। यदि हमारा ए ब्लॉक में यदि एरर नहीं है तो दूसरे ब्लॉक में एरर को डिटेक्ट करते हैं, फिर तीसरे ब्लॉक में डिटेक्ट करते हैं और यदि कोई भी एरर नहीं रहता है तो हम नो एरर का साइन देते हैं। लेकिन तो जब भी हम कॉमन एरर के सवाल को हल करते हैं तो पहले मैं स्टार्टिंग से चलता हूं और या स्टार्टिंग से एरर को डिटेक्ट करने का प्रयास करता हूं। तो पहला है कि हैड ही स्टडीड ऑनेस्टली ही वुड सक्सीड। अब यहाँ पर जो सेंटेंस पढ़ते हैं हैड ही स्टडीड ऑनेस्टली ही वुड सक्सीड, तो ये पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में इस तरह का जिक्र होता है कि हैड ही स्टडीड ऑनेस्टली, यानी कि यदि उसने ऑनेस्टली जो है स्टडी किया होता वह सक्सीड हो गया होता, यानी वह सफल हो गया रहता। तो इस तरह का सेंस है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। हैड के जगह पर कहीं कहीं दूसरे स्ट्रक्चर में हम इफ़ का भी प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि इफ़ ही हैड या हैड ही, दोनों तरह से इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं कि जब कंडीशनल सेंटेंस होता है तो कंडीशनल सेंटेंस में दो तरह की बातें होती है, यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और वहाँ पर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है कि यदि वो ऐसा करता तो ऐसा हुआ होता। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि जब कोई सेंटेंस इस तरह का कंडीशनल सेंटेंस जब शुरू होता है हैड से, तो हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। तो यहाँ पर यह स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, हैड ही स्टडीड। तो यहाँ पर यह स्ट्रक्चर शुरू होता है हैड से, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, और यहाँ पर सब्जेक्ट फॉलो होगा ही वुड हैव प्लस V3। तो जब कोई सेंटेंस यानी कोई कंडीशनल सेंटेंस हैड से शुरू होता है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 फर्स्ट यहाँ हम शुरू करेंगे, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें हम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वुड के बाद हैव का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ वुड का प्रयोग हुआ है। सक्सीडेड है जो V3 फॉर्म है, सक्सीड का V3 फॉर्म है, लेकिन वुड के बाद जो हैव का प्रयोग होना चाहिए था ये हैव का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है हैव का प्रयोग करते हैं। यदि हम हैव का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। द मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड, तो जो मीटिंग जो कि शेड्यूल था, निर्धारित था, टू बी हेल्ड। अब यहाँ पर ये फर्स्ट ब्लॉक में हम देख रहे हैं कि एरर नहीं है, क्योंकि टू बी के बाद ये पैसिव फॉर्म ले रहा है। टू बी के बाद यहाँ पर होल्ड का V3, यानी टू बी के बाद हमेशा V3 फॉर्म लेता है, तो यहाँ पर होल्ड का V3 फॉर्म ले रहा है, होल्ड हेल्ड। तो द मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड, मीटिंग जो कि होना था, शेड्यूल था यानी निर्धारित था, होने के लिए निर्धारित था। द मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड यानी मीटिंग जो कि होने के लिए निर्धारित था। कब होने के लिए निर्धारित था? बिटवीन 7 PM टू 8 PM। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एरर यहाँ पर है बिटवीन 7 PM टू 8 PM। तो बिटवीन का प्रयोग जब हम करते हैं तो बिटवीन के बाद जब हम किसी टाइम का मेंशन करते हैं, तो टाइम का मेंशन जब करते हैं तो बिटवीन जो है, बिटवीन के बाद जो है हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। बिटवीन के बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि हम एंड कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। बिटवीन 7 PM एंड 8 PM, बिटवीन 7 PM एंड 8 PM वाज पोस्टपोन सडनली। तो वाज पोस्टपोन चूँकि मीटिंग है तो द मीटिंग है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है मीटिंग, सिंगुलर है। शेड्यूल टू बी हेल्ड, मीटिंग जो कि हेल्ड होना था, जो कि निर्धारित था, बिटवीन 7 PM से 8 PM के बीच में होना निर्धारित था, वाज पोस्टपोन। तो यहाँ पर जो वाज का प्रयोग हुआ है ये बिल्कुल
सही है, चूँकि यह सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है द मीटिंग। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है वाज पोस्टपोन सडनली, अचानक जो है पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। थर्ड क्वेश्चन आते हैं, नो सूनर डिड द चेयरमैन बिगिन स्पीकिंग सम पार्टिसिपेंट स्टार्टेड शाउटिंग नो सूनर। जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया था कि नो सूनर से जब कोई सेंटेंस का शुरुआत होता है, यानी यहाँ पर इन्वर्सन का नियम लागू होता है। यानी कि इन्वर्सन का रूल यह कहता है कि पहले अगर नो सूनर सेंटेंस के शुरू में होता है तो उसके बाद जो है पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लाते हैं, उसके बाद जो है मेन वर्ब सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर नो सूनर डिड, यहाँ सही, बिल्कुल सही है, नो सूनर डिड द चेयरमैन। तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, बिगिन आ गया, क्योंकि यहाँ डिड है इसलिए यहाँ पर बिगिन शब्द का प्रयोग हुआ है, ये भी सही है। नो सूनर डिड द चेयरमैन बिगिन स्पीकिंग, बिगिन स्पीकिंग यानी कि जो ही चेयरमैन जो है बोलना शुरू किए। नो सूनर, चूँकि यहाँ डिड का प्रयोग इसलिए यहाँ बिगिन का प्रयोग किए। नो सूनर डिड द चेयरमैन बिगिन स्पीकिंग, जो ही चेयरमैन बोलना शुरू कर दिए। सम पार्टिसिपेंट्स स्टार्टेड शाउटिंग, कुछ पार्टिसिपेंट्स जो कि पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, जो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन लोगों ने पार्टिसिपेंट्स स्टार्टेड शाउटिंग, उन लोगों ने शाउटिंग करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स स्टार्टेड शाउटिंग, स्टार्टेड शाउटिंग भी बिल्कुल सही है, स्टार्टेड का प्रयोग कर दिए इसलिए यहाँ पर हम शाउटिंग का प्रयोग किए। तो स्टार्ट के बाद जो है वर्ब जो है V4 लेता है, तो सम पार्टिसिपेंट्स स्टार्टेड शाउटिंग, अगर शाउट लिखते तो गलत हो जाता है, स्टार्टेड या बिगैन यदि रहता तो स्टार्टेड या बिगैन शाउटिंग ही यहाँ पर होगा। तो स्टार्ट या बिगैन, जो बिगिन शब्द है वो V4 फॉर्म लेता है, इसलिए यहाँ पर ये स्टार्टेड शाउटिंग सही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है कि नो सूनर डिड द चेयरमैन बिगिन स्पीकिंग, यहाँ पर देखना है कि जो नो सूनर है तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही है कि यह इन्वर्सन का रूल लागू हो रहा है। यहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब पहले डाल रहे हैं, सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद मेन वर्ब ला रहे हैं। लेकिन नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय कंजंक्शन दैन, तो नो सूनर डिड द चेयरमैन बिगिन स्पीकिंग, यहाँ पर जो है सम के पहले जो है दैन शब्द छूटा हुआ है, दैन कंजंक्शन का प्रयोग होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। तो एरर यहाँ पर है, इस पोर्शन में एरर है, इस पोर्शन में एरर है। नो सूनर डिड द चेयरमैन बिगिन स्पोकिंग, इस पोर्शन में एरर है कि यहाँ पर हम दैन कंजंक्शन छूटा हुआ, नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैन। तो यहाँ पर दैन का प्रयोग के बाद हम बोलेंगे सम पार्टिसिपेंट स्टार्टेड शाउटिंग, कुछ पार्टिसिपेंट ने चिल्लाना शुरू कर दिया। थर्ड, नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ नंबर, राकेश इंट्रोड्यूस टू द प्रिंसिपल एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। अब यहाँ पर देखते हैं राकेश इंट्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर एक खास बात है कि जो इंट्रोड्यूस शब्द है, इंट्रोड्यूस करना मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, परिचय कराना खुद को, तो खुद को परिचय कराना। तो राकेश इंट्रोड्यूस टू द प्रिंसिपल, राकेश ने प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस कराया, प्रिंसिपल के समक्ष इंट्रोड्यूस कराया एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। यहाँ पर इस सेंटेंस से यह सेंस निकल रहा है कि राकेश खुद को जो है इंट्रोड्यूस करवाया प्रिंसिपल से एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, क्लास के मॉनिटर के रूप में राकेश ने प्रिंसिपल को अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है कि जब हम किसी भी इंट्रोड्यूस शब्द के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो राकेश है, चूँकि राकेश है, ही का सेंस है यहाँ पर, तो इंट्रोड्यूस के बाद जो है ही के अनुसार यहाँ पर हिमसेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पर हिमसेल्फ शब्द छूटा हुआ, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन छूटा हुआ है। तो यहाँ पर हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो सर्टेन जो वर्ड्स है, इंट्रोड्यूस, एब्सेंट, अवेल, इन सभी के बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो राकेश इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द प्रिंसिपल, राकेश ने खुद को प्रिंसिपल के समक्ष इंट्रोड्यूस कराया एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, क्लास के मॉनिटर के रूप में। तो यहाँ पर एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ छूटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ का प्रयोग होगा। चूँकि राकेश का सेंस ही का सेंस है, इसीलिए हिमसेल्फ हो जाएगा। यदि यहाँ दे का सेंस रहता तो देमसेल्फ हो जाता, सी रहता तो हरसेल्फ हो जाता। तो यहाँ पर जो है राकेश के अनुसार यहाँ पर हिमसेल्फ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आते हैं, मुकेश इज़ द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट इन द क्लास। अब नेक्स्ट ये है, यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हम जानते हैं कि जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है उसके साथ हमेशा जो है आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो टॉलेस्ट शब्द है, टॉलेस्ट के साथ हम द का प्रयोग किए।
तो मुकेश इज़ द टॉलेस्ट, यहाँ तक तो सेंटेंस सही है, मुकेश इज़ द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ पर जो है एक ही व्यक्ति नहीं, मुकेश है, मुकेश का दो क्वालिटी का जिक्र हो रहा है, टॉलेस्ट और हैंडसम, टॉलेस्ट और हैंडसम। तो जब एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटी का सेंस हो रहा है और वहाँ पर उसके सुपरलेटिव एडजेक्टिव का सेंस दिख रहा हो, तो मुकेश इज़ द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम। तो मुकेश एक सब्जेक्ट है, मुकेश एक व्यक्ति है, एक सब्जेक्ट है, इसका दो क्वालिटी है, टॉलेस्ट और हैंडसम। तो सबसे ज़्यादा लंबा और सबसे ज़्यादा हैंडसम का सेंस है, दो क्वालिटी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, यानी कि दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का सेंस करा रहे हैं। जब सब्जेक्ट एक हो और उसके दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का जिक्र हो सेंटेंस में, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एक है, मुकेश एक है, इसी एक पर्सन के लिए दो क्वालिटी आ रहा है। तो दो क्वालिटी आ रहा है, यानी कि दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में केवल पहले वाले सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर द का प्रयोग बिल्कुल सही है। एंड द मोस्ट हैंडसम, यहाँ पर जो द शब्द है ये गलत है, ये रॉन्ग है। तो सेंटेंस हो जाएगा मुकेश इज़ द टॉलेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट इन द क्लास। ही रैन एनफ फास्ट टू विन द रेस, तो उसने दौड़ा एनफ फास्ट। एनफ का सेंस होता है, एनफ का प्रयोग हम लोग काफ़ी के लिए करते हैं, ये वेरी के सेंस में करते हैं, तो बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा के सेंस में हम एनफ का भी प्रयोग करते हैं। ही रैन एनफ फास्ट टू विन द रेस, उसने रेस को जीतने के लिए काफ़ी तेज़ दौड़ा। ये सेंस इंडिकेट हो रहा है कि उसने रेस को जीतने के लिए काफ़ी तेज़ दौड़ा। एनफ मतलब होता है काफ़ी। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यदि यहाँ पर ये फास्ट है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, फास्ट है जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसने काफ़ी तेज़ दौड़ा। तो यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसके साथ जो हम एनफ का प्रयोग करते हैं, तो एनफ का प्रयोग हम इसके साथ करेंगे, लेकिन फास्ट के बाद हम एनफ का प्रयोग करेंगे, फास्ट के पहले एनफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी एडवर्ब के बाद हम एनफ का प्रयोग करते हैं। तो ही रैन फास्ट एनफ, यहाँ पर है एन, फास्ट के बाद हम एनफ लिखेंगे, ही रैन फास्ट एनफ, नॉट कि ही रैन एनफ फास्ट। तो ये ध्यान में रखना है कि जब हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो एडवर्ब के बाद हम जो है एनफ का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद हम एनफ का प्रयोग करेंगे, फास्ट के पहले एनफ का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि यहाँ एनफ की जगह पर यदि वेरी शब्द का प्रयोग करना होता तो यहाँ पर हम लिख सकते थे ही रैन वेरी फास्ट टू विन द रेस। तो ही रैन वेरी फास्ट टू विन द रेस हम लिख सकते थे, लेकिन वेरी का प्रयोग यहाँ नहीं है, यहाँ पे वेरी की जगह एनफ का प्रयोग है। तो एनफ का प्रयोग हमेशा जो है एडवर्ब के बाद होता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद इसका प्रयोग हम करेंगे। यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर है फास्ट, इसलिए इसके बाद हम ही रैन एंड फास्ट एनफ टू विन द रेस हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड का सही प्लेसमेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, यू हैड बेटर गो देयर दैन स्टे हियर। यू हैड बेटर गो देयर दैन स्टे हियर, यहाँ पर एक दिखना है कि जो रूल है हैड बेटर, तो यहाँ पर ये सेंस है हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, तो हैड सूनर, ये जो सारा वर्ड है, तो हैड बेटर जो है तुम्हें ऐसा करना अच्छा था। हैड बेटर का सेंस होता है अच्छा होता, अच्छा था। यू हैड बेटर गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना अच्छा था, दैन स्टे हियर, यहाँ स्टे करने की तुलना में, यानी यहाँ स्टे करने की जगह पर तुम्हें यू हैड बेटर गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, ये सेंस है। तो इस तरह का जो सेंस दिखाने के लिए हम हैड बेटर का प्रयोग करते हैं। तो यू हैड बेटर गो देयर दैन स्टे हियर। अब ये ध्यान रखना है कि जब हैड बेटर का प्रयोग करते हैं तो हैड बेटर के बाद जो है गो देयर, यू हैड बेटर गो देयर दैन स्टे हियर। तो यू हैड बेटर गो देयर दैन स्टे हियर, यहाँ पर सेंटेंस जो है हैड बेटर के बाद यहाँ पर हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। यू हैड बेटर टू गो देयर अगर हो जाता तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। यू हैड बेटर टू गो देयर दैन, यू हैड बेटर टू गो देयर दैन स्टे हियर। तो यहाँ पर हैड बेटर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर यदि यू हैड बेटर टू गो देयर लिखते तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, या दैन स्टे हियर रहते और दैन टू स्टे हियर लिख देते हैं तो हियर, तो दैन टू स्टे हियर लिखते तो भी सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो यू हैड बेटर गो देयर दैन स्टे हियर। तो यहाँ पर हैड बेटर जो है हैड बेटर के बाद जो है दैन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है, दैन कंजंक्शन का प्रयोग होता है। यू हैड बेटर गो देयर दैन स्टे देयर।
तो यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। लेकिन ही इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज हिज ब्रदर, ही इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज। अब यहाँ पर देखना है कि ही इज, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ही के अनुसार यहाँ इज का प्रयोग हुआ है। ही इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज। अब एज के साथ एज फॉलो करता है तो ये पॉजिटिव डिग्री में जब हम कंपेरिजन करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री के सेंस में हम एज के बाद एज का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री बीच में आना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आना चाहिए। ही इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर नहीं। ही इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग, वह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज हिज ब्रदर, अपने ब्रदर के समान, यानी कि वह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। अब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गर यदि हम लिख दिए है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि एज के बाद एज जब आता है तो एज और एज के बीच में हम एज का कंपेरिजन एज से जब करते हैं तो यहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, यानी कि एज फॉलोड बाय पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और एज, इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम स्ट्रॉन्गर अगर लिखते हैं तो यहाँ पर एज का प्रयोग नहीं होता, तो वैसे लिख सकते थे ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर दैन, तो स्ट्रॉन्गर दैन लिख सकते थे, ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर दैन हिज ब्रदर। लेकिन यहाँ पर है चूँकि ऑलरेडी एज लगा हुआ है और बाद में भी एज लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एज के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं। द पॉन्ड इज़ फ्लडेड विद वाटर, पॉन्ड जो है तालाब जो है फ्लडेड विद वाटर से भरा हुआ है, पूरी तरह से फ्लडेड है। तो द पॉन्ड इज, पॉन्ड सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब यहाँ पर सिंगुलर हो रहा है। द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर, फ्लडेड विद चलेगा, प्रीपोजिशन सही है, प्रीपोजिशनल मिस्टेक नहीं है। पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर, पॉन्ड जो है तालाब से भरा हुआ है, तालाब जो है वाटर से भरा हुआ है। तो तालाब वाटर से भरा हुआ है बिकॉज इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 डेज। अब यहाँ पर ये टेंस का चक्कर है कि यहाँ पर इट इज़ रेनिंग, अब यह बारिश हो रही कंटिन्यूसली लगातार हो रही है फॉर द लास्ट 3 डेज। अब यहाँ पर फॉर का प्रयोग हो गया है, फॉर द लास्ट 3 डेज, फॉर द लास्ट 3 डेज ये बोल रहे हैं 3 दिनों से। तो हम टेंस में देखते हैं कि जब कहीं पर फॉर या सिंस लग जाता है और उसके बाद कोई टाइम का एक्सप्रेशन रहता है तो फॉर प्लस यदि पीरियड ऑफ टाइम रहेगा सेंटेंस में तो वो सेंटेंस यदि कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से चेंज करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस हो रहा है तो इट इज़ कंटिन्यूअस, इट इज़ रेनिंग के जगह पर इट हैज़ बिन रेनिंग हो जाएगा, इट इज़ रेनिंग नहीं हो जाएगा, इट हैज़ बिन रेनिंग, इट इज़ रेनिंग नहीं हुआ चूँकि यहाँ पर फॉर द लास्ट 3 डेज है। तो फॉर द यानी कि फॉर के बाद फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम है। तो जब इस तरह का जब यह जिक्र फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम का मेंशन हो जाता है सेंटेंस में तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस जो है जो कंटिन्यूअस टेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। क्योंकि यहाँ पर इज का सेंस है इट इज़ रेनिंग, इसलिए इज के जगह पर यहाँ पर हैज़ बिन कर देंगे। अगर वहाँ पर वाज रहता तो हैड बिन हो जाता, तो इसलिए यहाँ पर इट हैज़ बिन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 डेज। द ओनली बुक विच, अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का चक्कर है कि विच के पहले, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का नियम यह है कि जो हम जिस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में वो उसके पहले वाले नाउन के अनुसार करते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन के नंबर, पर्सन आदि के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पर जो है, और दूसरी बात है कि जो किसी थिंग का सेंस होता है तो किसी थिंग के साथ हम विच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है विच के पहले बुक है, बुक एक थिंग है तो थिंग के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर थिंग के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें रूल यह कहता है कि यदि कोई वस्तु हो, किसी थिंग का सेंस हो, लेकिन थिंग के पहले जो है यदि द ओनली शब्द का प्रयोग सेंटेंस में हो रहा हो, यानी कि नाउन के पहले यदि नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, यदि उसके पहले यदि द ओनली का प्रयोग हो रहा हो तो वैसी स्थिति में थिंग के साथ भी हमेशा डैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सभी जगह हम डैट का ही प्रयोग करेंगे। और यदि यहाँ पर द ओनली नहीं रहता, द बुक रहता, तब हम द बुक के अनुसार यहाँ पर हम विच का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कॉमन एरर से जुड़े इन सवालों को हल करने के दौरान आपको कई रूल्स की जानकारी मिल चुकी होगी। आगे भी मैं इस तरह के वीडियो लेक्चर देता रहूँगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।